तो चलिए देखिए, हम लोग ये वाला क्वेश्चन पिछले क्लास में छोड़े थे, तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और पेंटेन, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आज का मैंने दिया है, इसको भी थोड़ा आप सॉल्व करते रहिए, तब तक मैं डिस्कस करता हूँ। बहुत सारे लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखो ये जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो आप देखेंगे ध्यान से, ठीक ना। पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर आंसर बोलता हूँ। ये एक्चुअली देखो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और ये सब क्या है देखो, हाइड्रोकार्बन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन है ना, इसको भी याद रखे रहिएगा। ये ऑर्गेनिक में भी काम आएगा और यहाँ तो काम आएगा ही। तो अगर तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का बताना है तो अपने पास देखो दो रूल हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल 1 करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। सिंपल सा, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, सिंपल सा याद रखो। क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाता है। और दूसरा जो रूल है ना, जैसे अब देखो हाइड्रोकार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटेन तुम्हें अच्छे से पता है, चारों कार्बन स्ट्रेट लाइन में जोड़ दो। और आइसोब्यूटेन में क्या होता है, दूसरे नंबर के कार्बन पे एक साइड चेन बना दो, ठीक है ना। तो अब ये रूल देखो, ब्रांच बढ़ गई है इसमें, ब्रांचिंग। तो ये रूल हो गया भाई, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, ठीक है ना। क्या होता है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हम लोग सीधा आंसर देखो यहाँ से बोल सकते हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों में देखो ज्यादा कार्बन किसमें है, सी में। तो अगर मैं इसका आंसर बोलूँ कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सी का। अब देखो सी ज्यादा होगा किससे, जिसमें कार्बन तुम्हारे सेम है, यानी ए एंड बी से। अब ए एंड बी को कंपेयर कर लो तो ए नॉर्मल चेन है और बी क्या है, तुम्हारी आइसो चेन है, मतलब ब्रांच बढ़ गया। ब्रांच बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। यानी ब्रांच किसमें नहीं है, ए में। तो आंसर क्या हो गया, बोलो सी ए बी। आई होप बहुत सारे लोगों का सही रहा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, पेपर को लटिएगा, इस साल के जनवरी अटेम्प्ट में आ चुका है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से सॉल्व करिए और इसको जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हो गया होगा, नहीं हुआ तो यहाँ देखो, पहले हम लोग थ्योरी को रिवाइज करते हैं और इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे प्रेशर है, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, इस ग्राफ को देख के ये बताना है हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा। फिर उसके बाद बताना है कि हाईएस्ट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा वोलेटाइल, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, और हाईएस्ट रेट ना जो है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अपने को बताना है। क्वेश्चन जो आया था जे में वो एक्स वाई जेड करके आया था, तो आप लोग जरा पेपर डाउनलोड करिएगा और देख लीजिएगा। चलिए बताइए फर्स्ट वाले में। देखिए सबसे पहले क्या करो, जो आपकी टेम्परेचर एक्सिस है वहां पे, जहां पे इनका वेपर प्रेशर देखो 1 atm हो रहा है, तो जहां पे 1 atm हो रहा है पहले वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो यहाँ की करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मान लो तुम्हारा TA है, ठीक है ना। कुछ भी यूनिट होगी टेम्परेचर की, डिग्री सेल्सियस के में से लेना देना नहीं है। इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, आप देखो जरा ध्यान से, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TB। और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TC। अब आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा। तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर उसका होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि जल्दी से वेपोराइज हो जाएगा। तो देखो जो लिक्विड A है 1 atm सबसे पहले हो जा रहा है, उसके लिए टेम्परेचर भी देख लो सबसे कम है। भाई अगर यहाँ से हम लोग देखें तो अपने पास क्या है, देखो TA से बड़ा होगा कौन सा, देखो TB, और TB से बड़ा कौन सा हो जाएगा, TC। तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर, सबका आंसर शायद मैच किया होगा, किसका होगा, A का। अब A का हाईएस्ट वेपर प्रेशर है तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल भी कौन सा होगा, बोलो, ठीक है ना, वो भी कौन सा हो जाएगा, कैपिटल A ही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो सबसे देर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर खाने के बाद 1 atm प्रेशर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, C का। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता आपसे कि आप जरा, ठीक है, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, वोलेटाइल लिक्विड जो है ना, वोलेटिलिटी का ऑर्डर बताइए, वोलेटिलिटी ऑर्डर
जो भी लिक्विड है इनके लिक्विड की वोलेटिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल देखो कौन सा लिक्विड होता है, बोलो ए, उससे कम कौन सा वोलेटाइल होता है बी, और सबसे कम वोलेटाइल कौन सा होता है सी। तो अब देखो मोर वोलेटाइल ए है। अब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, चलो बोलो सब लोग, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सी का। हाईएस्ट जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी किसका हो जाएगा, बोलो भाई जिसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ज्यादा। फिर देखो बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोलो किसका है, सी का है। उसके बाद किसका है बोलो, ठीक है ना, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका है बोलो बी का, और उससे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है सी का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर ना समझे तो फिर से एक बार रिवाइज करके वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। फिर से एक बार अच्छा समझ लो। देखो ए जो है सबसे पहले 1 atm को अचीव कर रहा है, कितने टेम्परेचर पे, तो यानी सबसे कम टेम्परेचर पे, मतलब आप हो सकते हैं रूम टेम्परेचर से भी कम हो, ये मैंने डेटा तो लिखा नहीं, ये सबसे पहले 1 atm गेन कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 1 atm, 1 atm अगर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर तो वही तो ना नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल ए है, उससे कम वोलेटाइल बी। देखो यहाँ पे टीवी टेम्परेचर पे ये आपका 1 atm के बराबर, मतलब वोलेटाइलिटी कम है इसमें। सी की बात करूंगा तो हाई जो है देखो फिर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर खाया तो बहुत देर में 1 atm हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वोलेटाइल प्रॉपर्टी सबसे कम होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो इतना टॉपिक हमने देखो पढ़ लिया कि आपका लिक्विड में लिक्विड सोल्यूशन का कैसे आप लोग बॉइलिंग पॉइंट बताया करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसके बाद हमें पढ़ना था, है ना, मैंने पूरी थोड़ी देर पहले बोला था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, है ना। उसमें देखो अगर प्योर लिक्विड है उसका जो है वेपर प्रेशर कुछ अलग होता है। इम्प्योरिटी अगर आप उसमें मिक्स कर लीजिए तो इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद आप देखो उसका वेपर प्रेशर बदल गया था। अब बदल के कितना हो गया था, है ना। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए राउल्स ने एक लॉ दिया है जिसको हम लोग बोलते क्या है, राउल्स लॉ, ठीक है ना। तो सिंपल सा याद रखे रहो आप। अब हमें अगला जो टॉपिक करना है और वो टॉपिक क्या है तुम्हारा, राउल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से सीखना, इससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आया करते हैं, ठीक ना। तो राउल्स लॉ बेसिकली देखो ध्यान से, ये यूज कैसे, मतलब ये क्यों पढ़ना है अपने को। जो आपका राउल्स लॉ है ये सिंपल सा याद रखो, फॉर लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है ना। हमें क्या करना है, लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन बनाना है, उसी के लिए अपने को, ठीक है ना, आपका राउल्स लॉ लगाना है, अच्छे से याद रखे रहना, फॉर लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है ना। किसके लिए हम लोग लगाएंगे, लिक्विड सोल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो और ये जो राउल्स लॉ है, ठीक है ना, ये एक्चुअली में देखो बताता क्या है, राउल्स लॉ क्या अपने को बनाएगा, ये आना चाहिए। तो राउल्स लॉ अपने को बताता है द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक ना, मतलब हमें एक सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, लिक्विड सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या होना चाहिए बोलो, कंटेनिंग, ठीक है ना, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट्स। सोल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है ना, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल क्या होना चाहिए बोलो, सॉल्यूट, और एंड, ठीक है ना, वोलाटाइल सॉल्वेंट। ये अच्छे से याद रखे रहना, राइट, वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो राउल्स लॉ हमें यही बताता है। राउल्स लॉ क्या बताता है, वेपर प्रेशर बताता है किसका, सोल्यूशन का, जिसमें क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और वोलाटाइल का होना चाहिए सॉल्वेंट, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई होगी। तो राउल्स लॉ की, ठीक है ना, जो अब डेफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ते हैं, और जो है डेफिनेशन कैसे बताएंगे, एकदम आसान सा है, कुछ भी नहीं करना है। हमने थोड़ा बहुत पहले भी हेनरी लॉ के टाइम पे देख रखा था, उसी के टाइप का ये भी जो है कुछ ना कुछ है। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसको पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन स्कूल एग्जाम में आती है, बोर्ड में, तो आप इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखे रहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। मतलब क्या करना है, जैसे मान लो, ठीक है ना, द पार्शियल वेपर, लिख देता हूं मैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, चाहे सोल्यूट का बताना हो और चाहे सॉल्वेंट का बताना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली proportional to mole fraction of that component, सिंपल सी कहानी है, एकदम आसान सा रूल है। देखो आपको शायद याद हो गया होगा, ठीक है ना। वेपर सॉल्यूशन के अंदर जिस भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आपको बताना है, तो उस कंपोनेंट का जो वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जांपल से मैं दैट इज करके समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपके पास मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और इस सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूट है उसको मैं एक नाम दे देता हूँ। मान लेते हैं कि इसके पास जो सोल्यूट है, ठीक है ना, जो सोल्यूट है वो A है और जो सॉल्वेंट है इसके अंदर, जो सॉल्वेंट है इसके अंदर और वो B है, ठीक है ना। अब ये सॉल्यूशन मैंने बना दिया, तो आप ये मत समझना कि अलग अलग कलर से नहीं है, सब सॉल्यूशन ही है। जो सोल्यूट वो है ये होना चाहिए नॉन वोलेटाइल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो सोल्यूट है ये कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, और जो सॉल्वेंट है ये कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल। मतलब जैसे हमने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा था, तो इसको हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए अब क्या होता है। अच्छा, लिक्विड होने चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ना देखो कि ये ज्यादा जरूरी हो गया कि इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से याद रखते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इनका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए, ऐसे लिक्विड हमें यूज करने हैं। तो होगा क्या, देखो ये सब वेपर के फॉर्म में जाएगा, तो वेपर के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ जो है वेपर बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर के अंदर जो सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन x मान लेता हूँ और जो सॉल्वेंट है इसका मोल फ्रैक्शन x भी मान लेता हूँ। तो आपने देखो क्या पढ़ा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर मान लो हमें A का बताना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी XA के बराबर। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखना ध्यान से, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो PA इक्वल टू क्या हो गया, KA इंटू x के बराबर, और ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है ना। और अभी किसका, A कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर। बात समझ में आई। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इफ मान लो कि जो XA की वैल्यू है ये 1 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास XA की वैल्यू है वो 1 हो जाए, तो अब देखना ध्यान से, अगर XA 1 हो गया तो मतलब ये सॉल्यूशन तुम्हारा प्योर फॉर्म में हो गया। और प्योर फॉर्म में तुम्हें अच्छे से पता है वेपर प्रेशर को क्या लिखते हैं हम लोग, P0। किससे लिखते हैं, P0। तो अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा, देन आप देखिए ध्यान से, PA इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर। और इस चीज को लिखने के लिए, ठीक ना, इस चीज को लिखने के हम लोग प्योर फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं, बोलो P0A। तो दैट इज, अगर ध्यान से देखो आप, इसके बाद आपको क्या मिल गया, ठीक है ना, कि जो आपका PA है इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। एक कंपोनेंट का बताना है तो PA इक्वल टू P0A इंटू XA। अब P0A क्या है, A, यानी जब तुम्हारा ये जो सोल्यूट है ये प्योर फॉर्म में लिक्विड था तब, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, बहुत सारा स्पेस है इसके नीचे आपको लिखना है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो आप देखिए, अगर मैं पूछूं कि जरा B कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर बताइए, तो B कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो गया, देखो PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी XP। फिर वही कहानी, कांस्टेंट लगाइए, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, K इनटू क्या हो गया, XB। और अगर ये प्योर फॉर्म में है, इफ XB इक्वल टू 1, तो XB अगर 1 हो गया तो PB इक्वल टू क्या हो गया, K के बराबर। यानी प्योर फॉर्म में तो इसको क्या लिखूंगा मैं, P0B के बराबर। तो यानी दैट इज करके देखो, B कंपोनेंट का भी पार्शियल वेपर प्रेशर कितना मिल गया अपने को, PB इक्वल टू P0B और इनटू क्या हो गया, XB। तो ये आपके राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है और राउल्स लॉ के ये फॉर्मूले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। और याद रखना, लिक्विड सॉल्यूशन, ये भी याद रखना, फॉर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट लिखना, चाहे ना लिखना, एनसीईआरटी की लाइन यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, जैसे मान लो आपसे पूछे कि टोटल वेपर प्रेशर बताओ कितना होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर अगर याद करो तो देखो डाल्टन ने भी बताया था, है ना। टोटल प्रेशर क्या होता था, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर क्या होता था, सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द गैसियस मिक्सचर। और गैसियस मिक्सचर क्या होनी चाहिए थी, नॉन रिएक्टिव।
तो क्या था, राउल्स और डाल्टन ने, ठीक ना, राउल्स लॉ इज अ कॉम्बिनेशन विद डाल्टन्स लॉ, ठीक ना, ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। अगला टॉपिक हमें इससे वही पढ़ना है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।